हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस लेक्चर में हम रिसर्च मेथडोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं फॉर योर अपकमिंग अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी फॉर योर पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जैसे कि आपको पता है, इस यूनिवर्सिटी का जो पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन है ये आपका 22 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो 22 जुलाई के दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसमें आपको रिसर्च मेथडोलॉजी से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। सो आपको 100 क्वेश्चंस टोटल एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस जो है ये रिसर्च मेथोडोलॉजी पर पूछा जाता है और 50 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से टोटल आपका पेपर 100 मार्क्स का होता है। तो आपको एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी मिनिमम आपको 50 एमसीक्यूज एग्जाम में मार्क कर कराना है। यानी आप सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी अच्छी तरीके से प्रिपरेशंस कर लो यहाँ पर, तो आप इजीली इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाओगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे लेक्चर्स में हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम आपको लेक्चर सीरीज से सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे इस कंटेंट में आपको सारा डिटेल में सारा हम आपको गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शंस हम आपको देते हैं, आपको फॉलो करने हैं वो सारे इंस्ट्रक्शंस। आपको किस तरीके से हमारे कंटेंट का यूज करना है, किस तरीके से आपको टाइम यूटिलाइज करना है, किस तरीके से हमारे इस कंटेंट से आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस है, ये सारा हम आपको हमारे कोर्स के थ्रू बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, वीडियो लेक्चर्स आपको देखने मिलेंगे, नोट्स, मॉक टेस्ट और 1500 प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज पीडीएफ, जो कि हमारा एक रिवीजन का काम करती है ये पीडीएफ। तो हमारे इस कंटेंट से आपको एग्जाम में डायरेक्टली 40 से 45 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से पूछे जाएंगे। तो जैसे कि 100% गारंटी के साथ हमारा ये कंटेंट होता है, 100% एश्योरिटी के साथ हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सो हमारे स्क्रीन पर जो दिए गए कंटेंट है, अगर आपको इसको एक्सेस करना है तो एक्सेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। याद रखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है। नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, आपको व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें कांटेक्ट करना है। और आप हमारे ऐप के थ्रू, जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप है, इस ऐप के थ्रू स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो आप। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कॉमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर रखी है, जिससे कि आप 1 क्लिक में ही उस लिंक से रिसर्च मेथोडोलॉजी के कंटेंट को आप एक्सेस कर पाओगे। सो दैट्स इट। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। First question, which of the following characteristics can be expressed in quantitative terms? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स दो टाइप की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक और सेकेंड होती है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। सो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है और जो वेल डिफाइंड होती है, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वो कैरेक्टरिस्टिक होती है जो नंबर्स को डिफाइन नहीं करती और जो वेल डिफाइंड भी नहीं होती है। और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को आप वर्ड्स और यू कैन से टेक्स्ट के फॉर्म में डिस्क्राइब करते हो।
सो अब हमको इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किस ऑप्शन में गिवन नहीं है। सो अब हम वन बाय वन ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, यहाँ पर वर्ड आ रहा है इकोनॉमिक, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड विद मनी, कि आपकी इनकम कितनी है, सोसाइटी में आपका स्टेटस क्या है, जितनी ज्यादा आपकी इनकम होगी उतना ज्यादा आपका स्टेटस होगा। सो इनकम को आप नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो और डिस्क्राइब होती है इनकम। जैसे आप कहते हो किसी की इनकम 70,000 है, किसी की 60,000 है, जो कि वेल डिफाइंड हो रही है और जो नंबर्स के फॉर्म में है। सो ये आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। दैट्स वाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक कौन से ऑप्शन में गिवन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आपको क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस जैसे आप मैरिड हो या नहीं आप ये बताते हो, जैसे आपने कोई फॉर्म भरा है तो आपको यस और नो टाइप में आंसर करना होता है। अगर आप मैरिड हो तो आप यस पर टिक करते हो, अगर आप मैरिड नहीं हो तो आप नो पर टिक करते हो, जो कि वेल डिफाइंड है। तो मैरिटल स्टेटस को भी आप डिस्क्राइब नहीं करते हो वर्ड्स के फॉर्म में, टेक्स्ट के फॉर्म में आप डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा और मैरिटल स्टेटस ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। देन ऑप्शन सी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्या होता है, जिस आप ये बताते हो कि आप मैथ्स आपकी कितनी अच्छी है। ओके, सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को आप IQ लेवल के थ्रू मेजर करते हो। सो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को भी आप मेजर कर रहे हो और ये भी नंबर्स के फॉर्म में होता है, तो ये भी आपका क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड। प्रोफेशनल एटीट्यूड मीन्स आप किसी का क्वालिटी बता रहे हो। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड को आप नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करोगे, आप उसको वर्ड्स या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। कोई पर्सन है आप उसकी क्वालिटी बता रहे हो, ही इज गुड, ही इज बैड, ही इज ऑनेस्ट। सो आप क्या कर रहे हो, वर्ड्स के फॉर्म में बोल रहे हो, आप टेक्स्ट के फॉर्म में बोल रहे हो, आप नंबर्स में इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हो। सो प्रोफेशनल एटीट्यूड ये आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोफेशनल एटीट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रायंगुलेशन मीन्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगुलेशन होता क्या है। सो रिसर्च में ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कि आप आपके रिसर्च में डिफरेंट मेथड्स यूज करते हो और डिफरेंट मेथड्स यूज करके ये देखते हो कि आपके रिजल्ट हर बार सेम आ रहे या फिर नहीं आ रहे। डिफरेंट मेथड्स यूज करके आपके रिजल्ट क्या सेम आ रहे या फिर नहीं आ रहे। सो जिससे आपको पता चलता है कि आपके रिसर्च जो है वैलिड है। अब नेम में ही मीनिंग है ट्रायंगुलेशन। अब मान लो आपने, जैसे इस फिगर में आपको देखना है, मान लो आपने फर्स्ट मेथड यूज कर कुछ रिजल्ट फाइंड आउट किया, देन आपने क्या करा सेकेंड मेथड यूज करा और सेकेंड मेथड से रिजल्ट फाइंड आउट करा, सो आपका सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो दोनों मेथड आपने यूज कर जो रिजल्ट निकाला है तो दोनों मेथड से सेम ही रिजल्ट आ रहा है। दैट मीन्स आपकी जो रिजल्ट है, जो रिजल्ट आ रहा है, आपकी जो रिसर्च है वो वैलिड है। तो आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो वैलिड है या नहीं ये देखने के लिए आप ट्रायंगुलेशन मेथड परफॉर्म करते हो रिसर्च में। तो ट्रायंगुलेशन अगर आप परफॉर्म करते हो तो आपकी रिसर्च और भी अच्छी हो जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपके जो रिजल्ट है वो वैलिड है। तो आप डिफरेंट मेथड्स यूज करके क्रॉस चेक करते हो कि हमारे रिजल्ट जो है, आप रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वेरीफाइंग योर रिजल्ट्स बाय क्रॉस चेकिंग विद अदर्स मेथड्स ऑफ रिसर्च। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री इन योर रिसर्च। तो आप कोई ट्रिग्नोमेट्री परफॉर्म नहीं कर, ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं कर रहे हो अपने रिसर्च में। सो ट्रायंगुलेशन का मेथड, ट्रायंगुलेशन का मींस ये नहीं होता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हो आपके रिसर्च में। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी कंडक्टिंग रिसर्च ओवर 3 मंथ्स। तो ट्रायंगुलेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप आपके रिसर्च को 3 महीने के लिए कंडक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी यूजिंग 3 रिसर्चर्स। ट्रायंगुलेशन का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप आपके रिसर्च में कोई 3 रिसर्चर को यूज कर रहे हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी वेरीफाइंग योर रिजल्ट्स बाय क्रॉस चेकिंग विद अदर मेथड्स ऑफ रिसर्च। सो ट्रायंगुलेशन का मतलब यही होता है कि आप आपके रिसर्च में अलग अलग मेथड यूज कर देखते हो कि आपके रिजल्ट सेम आ रहे या फिर नहीं आ रहे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अ स्टडी इज रिलायबल व्हेन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी स्टडी कब रिलायबल होगी। अब रिलायबल का मतलब क्या होता है, मान लो आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, आपने उस एक्सपेरिमेंट को बार बार परफॉर्म किया और बार बार परफॉर्म करने से आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट हर बार आपका सेम ही रिजल्ट आ रहा है। तो उस केस में आपको होगा कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। अब
एग्जाम्पल के हम थ्रू समझते हैं। मान लो आप वेइंग मशीन में आप वेट कर रहे हो, वेइंग मशीन है, आपने उसमें वेट किया और आपने 3 बार वेट किया और तीनों भी बार आपका 70 ही वेट आ रहा है। तीनों बार अलग अलग टाइम पर आपने वेट किया और आपका वेट जो है तीनों भी बार सेम ही आ रहा है, मीन्स तीनों भी बार 70 ही आ रहा है। तो आप ये कहोगे कि आपकी जो वेइंग मशीन है वो क्या है, रिलायबल है। सो उसी तरीके से अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और बार बार आप उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हो और आपका जो रिजल्ट आ रहा है और बार बार सेम ही रिजल्ट आ रहा है, तब आप कहोगे कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहले हम ऑप्शन डी देखेंगे। इट वाज कंडक्टेड बाय अ रेप्यूटेबल रिसर्चर हु कैन बी ट्रस्टेड। सो इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन में हमें ये बताया गया है कि अगर कोई फेमस रिसर्चर रिसर्च करता है तो उस स्टडी को आप रिलायबल कहोगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर कोई फेमस रिसर्चर है, उसने जो भी रिसर्च की होगी, वो उसकी स्टडी को आप रिलायबल नहीं कहोगे, क्योंकि कोई रिसर्चर फेमस है और वो रिलायबल स्टडी से उसका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन डी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, the findings can be generalized to other social phenomena. Findings means results. आपने कोई रिसर्च परफॉर्म किया, आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो आप जनरलाइज कर रहे हैं टू अदर सोशल फेनोमेना। तो आप जनरलाइज तो कर रहे हो लेकिन सोशल फेनोमेना में ही। अगर आप जनरल करें तो सिर्फ सोशल फेनोमेना में ही क्यों जनरलाइज कर रहे हो। सो अगेन जनरलाइज्ड और रिलायबिलिटी में कोई लेना देना नहीं है और कोई लिंक नहीं है। दैट्स व्हाई अब आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। Then option A, the methods are outlined in the discussion clearly enough for the research to be replicated. तो आप आपके रिसर्च में आपने जो भी मेथड्स यूज किए हैं, आपने उसको क्लियरली डिफाइन करे, क्लियरली डिस्कस करे हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर उस रिसर्चर को फर्दर आगे मूव कर सके और उस रिसर्च को रिपीट कर सके। इसलिए ये ऑप्शन और रिलायबिलिटी से कोई लेना देना भी नहीं है, बिकॉज रिलायबिलिटी हमें क्या बता रहा है कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो और आपके बार बार सेम रिजल्ट आ रहे हैं, तो उससे हम कहेंगे कि आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। मेथड्स अगर आप क्लियरली डिफाइन कर रहे हो, यस आपको मेथड क्लियरली डिस्कस करना चाहिए, क्लियरली डिस्क्राइब करना चाहिए, वो सही है, लेकिन इस ऑप्शन से और रिलायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन। तो स्टेबल का मतलब यहाँ पर होता है सेम। क्या अगर आप डिफरेंट ओकेजन मतलब डिफरेंट टाइम्स पर, हर बार अगर डिफरेंट टाइम पर आपने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उससे जो रिजल्ट आ रहे हैं हर बार सेम आ रहे हैं, तब आप उस केस में कहोगे आपकी जो स्टडी है वो रिलायबल है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, द मेजर्स डिवाइस फॉर कॉन्सेप्ट आर स्टेबल ऑन डिफरेंट ओकेजन्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन में हमें कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल गिवन है। ओके, अब क्वांटिटेटिव मींस जो नंबर्स के फॉर्म में, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होता है, जो नंबर्स को डिस्क्राइब करता है और जो वेल डिफाइंड होता है। अब क्वांटिटेटिव वेरिएबल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस एंड सेकेंड होता है डिस्क्रीट। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होगा, जैसे मान लो आपकी जो वैल्यूज होंगी, आपके जो नंबर्स होंगे ऐसे होंगे 1, 1.1, 1.2, 2, 2.1, 3, जिसमें हर एक वैल्यू पॉसिबल हो। अब डिस्क्रीट वेरिएबल कैसे होंगे, जिसमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इसमें पॉइंट्स में जो वैल्यू आती है वो पॉसिबल नहीं हो सकते। जैसे 1 और 2 के बीच में जो सारी वैल्यूज होंगी इसमें पॉसिबल नहीं होंगी, तो उसे आप कहते हो डिस्क्रीट वेरिएबल। अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल का एग्जांपल हमें किस ऑप्शन में गिवन है। सब हम वन बाय वन ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए, नंबर ऑफ गोल्स स्कोर्ड बाय फुटबॉल। सो फुटबॉलर से जो गोल्स हुए हैं, जैसे आप कहते हो फुटबॉलर्स के जो गोल्स होंगे वो उसके स्कोर कैसे होंगे, 1, 2, 3, 4, 0 भी हो सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते स्कोर 1.1 हुआ है, 2.1 हुआ है। दैट मीन्स ये जो है आपका ये डिस्क्रीट में आएगा, ये कंटिन्यूअस वेरिएबल में नहीं होगा। दैट्स व्हाई पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, पॉपुलेशन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट की पॉपुलेशन, जैसे इजिप्ट की पॉपुलेशन आप बोलोगे 70,000, 80,000 है। अब ऐसा नहीं कहोगे कि 70.5 थाउजेंड, ऐसा 70.5
ऐसा नहीं कहोगे आप, ओके 70.6 ऐसा कुछ नहीं कहोगे आप एक एग्जैक्ट नंबर बताओगे 70, 60, 40, 50, ओके। सो ये भी आपका डिस्क्रीट में आएगा, दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, नंबर ऑफ जूस बॉटल्स सोल्ड बाय स्टोर, एक स्टोर ने कितने जूस की बॉटल्स सोल्ड किए हैं, कितने सेल किए हैं उन्होंने। जैसे कोई कहेगा कि मैंने 5 किया है, कोई 7, कोई 10, कोई ऐसा नहीं कहेगा मैंने 5.5 बॉटल सेल किया है, ओके। सो ये भी आपका डिस्क्रीट वेरिएबल का एग्जांपल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉसवर्ड पजल, एक पजल को कितना टाइम लगा है कंप्लीट करने में। तो टाइम कैसा हो सकता है, टाइम 1 हो सकता है, 1.1 आवर्स हो सकता है, 2 आवर्स हो सकता है, 2.5 आवर्स हो सकता है। सो टाइम में हर एक वैल्यू पॉसिबल हो सकती है। सो टाइम जो होगा आपका, यहाँ पर टाइम ही आपको मेन फोकस करना है। सो टाइम आपका कंटिन्यूअस क्वांटिटेटिव वेरिएबल होगा, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, टाइम टेकन टू कंप्लीट अ क्रॉस वर्ड पजल। Next, sampling in which a sampling unit can be repeated more than once is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है उसमें जो आपकी सैम्पलिंग यूनिट होती है, सो एक सैम्पलिंग यूनिट है उसका बार बार रिपीट होने का चांस हो रहा है, सो उस सैम्पलिंग को आप क्या कहोगे। तो उस सैम्पलिंग को आप कहते हो सैम्पल विथ रिप्लेसमेंट, और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट अब कैसे, इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं। मान लो ये आपकी पॉपुलेशन है, अब ये पॉपुलेशन है, आपने आपके पॉपुलेशन में से रैंडमली एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया, यह हो गया आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट, ओके, ये हो गई आपकी एक सैम्पलिंग यूनिट। अब मान लो इस पर्सन को आपने फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया, अब फिर से आपने पॉपुलेशन में भेज दिया, तो ये आपके इस तरीके से हो जाएगा फिर से पॉपुलेशन। अब फिर से मैंने कलेक्ट कर लिया, रैंडमली सिलेक्ट कर रही हूँ मैं, तो फिर से हो सकता है ये पर्सन के सिलेक्ट होने का चांस फिर से हो। तो अगर मैं इस पर्सन को एक बार सिलेक्ट करके फिर से पॉपुलेशन में भेज दूं, तो उस पर्सन का चांस फिर से हो सकता है सिलेक्ट होने का। अगर मान लो इस पर्सन को मैंने फिर से नहीं भेजा पॉपुलेशन में, इस पर्सन को मैंने यहीं पर रखा, तो इस पर्सन का चांस होगा कि फिर से सिलेक्ट होने का नहीं होगा, क्योंकि मैंने इसको फिर से पॉपुलेशन में नहीं भेज दी हूँ, मैंने इसको अपना सैंपल यूनिट बनाकर इसको बाहर ले लिया, मीन्स यहाँ पर आपकी ब्लैंक स्पेस हो जाएंगी, ये पर्सन फिर से सिलेक्ट नहीं होगा। सो इस केस में आप ये बोलोगे कि आपकी जो सैम्पलिंग है वो हो जाएगी आपकी सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है, आपने पॉपुलेशन में से एक पर्सन लिया है, एक सैंपल यूनिट लिया है, उसको सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गया है। अगर आप इसको फिर से पॉपुलेशन में भेजते हो और आप फिर से पॉपुलेशन में से अपना सैंपल सेलेक्ट करते हो, तो हो सकता है ये पर्सन का फिर से बार बार रिपीट होने का चांस हो, फिर से सिलेक्ट होने का चांस हो। अगर इस पर्सन को आपने सिलेक्ट होने के बाद फिर से इस पॉपुलेशन में नहीं भेजा, सो उस पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस 0 हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसी सैम्पलिंग जिसमें एक पर्सन का और एक सैम्पलिंग यूनिट का बार बार रिपीट होने का चांस हो, उसे आप कहते हो सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट को आप SRSWR भी कहते हो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट को आप कहते हो SRSWOR, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। तो आपको ये याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखना है और इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। सो आप नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, आप रैंडमली सैंपल्स को सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हो। तो अगर मैं मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करूंगी, तो मुझे जो सही लगता है मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से, मैं मान लो मुझे ये और ये पर्सन से मुझे लगता है इंफॉर्मेशन मिल सकती है, मैं इसके थ्रू डेटा कलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये सारे लोगों का चांस होने का सिलेक्ट 0 हो जाएगा, ये सारे लोग सिलेक्ट कभी हो ही नहीं पाएंगे। सो उसे हम कहते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग, जिसमें आप आपकी कन्वीनियंस और जजमेंट के हिसाब से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर।
फिर से एक बारी हम देख लेते हैं बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या होता है? पॉपुलेशन में से आपने एक मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया और वो आपकी सैम्पलिंग यूनिट बन गई। फिर आपने क्या करा, ये पर्सन को फिर से पॉपुलेशन में भेज दिया और फिर से आपने पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है ये पर्सन का सिलेक्ट होने का चांस फिर से हो, फिर से ये पर्सन सिलेक्ट हो जाएगा। सो उस केस में, और इसे हम कहते हैं सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, A blueprint of research work is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है blueprint of research को हम और क्या कहते हैं। So remember students, blueprint of research को हम कहते हैं research design. So research design क्या होता है? research design में आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो कि आप आपकी रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। ओके, ब्लूप्रिंट का ही मतलब होता है कि प्लान। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि रिसर्च करने से पहले मैं किन मेथड से डेटा को कलेक्ट करूंगी, कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूंगी, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, बाय इंटरव्यूज और बाय ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो ये सारे चीजें हम पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं। सो उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट और रिसर्च डिजाइन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रिसर्च डिजाइन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When research report dash is used to acknowledge indebtedness. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जब रिसर्चर अपने रिसर्च में रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं तो अपने रिसर्च रिपोर्ट में जब लोगों को थैंक्स करते हैं और या फिर यू कैन से किसी के टूवर्ड्स किसी के प्रति थैंकफुल है रिसर्चर, तो वो अपने रिसर्च में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो वो किस सेक्शन में उनका नेम प्रॉपर मेंशन करते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है? जहां पर रिसर्चर जिन भी पुराने रिसर्चर का इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट और कॉन्सेप्ट यूज करते हैं उनको प्रॉपर उनका नेम लिखते हैं जिसको हम कहते हैं रेफरेंस। तो यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में किसी रिसर्चर किसी लोगों का थैंक्स नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी आपको गिवन है इंडेक्स। इंडेक्स क्या होता है? जैसे आपने आपके बुक में भी देखा होगा, इंडेक्स होता है जहाँ पर आपको प्रॉपर जितने भी टॉपिक्स होते हैं वो प्रॉपर मेंशन किया जाता है विथ पेज नंबर। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा बिकॉज इंडेक्स में भी रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं कहते हैं। दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है? अपने रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर अपेंडिक्स लिखते हैं जहाँ पर रिसर्चर कुछ अपने टॉपिक से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, जैसे इक्वेशंस हो गई, कुछ इक्वेशन रिएक्शंस हो गए, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज कर कर आगे रिसर्च परफॉर्म करे। अगेन अपेंडिक्स में रिसर्चर किसी को थैंक्स नहीं करते। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर ऑप्शन डी एक्नॉलेजमेंट्स। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज रिसर्चर अपने रिसर्च में जिन लोगों ने उनकी हेल्प की होंगी रिसर्चर, उन लोगों का नेम एक्नॉलेजमेंट में प्रॉपर मेंशन करते हैं। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, अगर रिसर्चर ऐसा नहीं करते अपने रिसर्च में, सो उनकी रिसर्च अनएथिकल हो जाएगी। So this is very important in research. So that's why यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रिसर्च फोकसेस ऑन establishing causal relationships with controls among variables, independent moderator and dependent is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन सी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉजल रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो, मींस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन द वेरिएबल, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अब ऐसी कौन सी रिसर्च होती है? वो होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब हमको यहाँ पर देखना है स्मोकिंग का कैसा इफेक्ट हो रहा है, कैसा इफेक्ट हो रहा है लंग्स पर। क्या स्मोकिंग ज्यादा करने से लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है? जो पर्सन स्मोकिंग कम करते हैं तो उनके लंग्स पर कैसा इफेक्ट हो रहा है? सो आप जैसे देख रहे हो स्मोकिंग को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, मीन्स यहाँ पर स्मोकिंग आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और हम लंग्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। सो रिमेंबर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में आप सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज और मैनिपुलेट कर सकते हो और डिपेंडेंट वेरिएबल को आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करते हो। सो ये होती है आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जहाँ पर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स फाइंड आउट करते हो। सो देन रिमेनिंग ऑप्शंस भी हम देखेंगे जो इनकरेक्ट है।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो रिसर्च जो होती है वो आपकी कोई इंसिडेंट हैपन हो जाता है या फिर कोई एक्सीडेंट हैपन हो जाता है, उसके बाद आप उस प्रॉपर उस एक्सीडेंट पर और उस इंसिडेंट पर आप रिसर्च परफॉर्म करते हो, उसे हम कहते हैं एक्सपोस्ट फैक्टो। एक्सपोस्ट फैक्टो में आप कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च में आप कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट नहीं करते बिटवीन दी वेरिएबल्स, आप पास्ट इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हो, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी सर्वे। सर्वे आप सर्वेस के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट करते हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। So your correct option is option D, experimental research. Experimental research में आप cause and effect relationship find out करते हैं between independent and dependent variables. Next question. The first page of the research report is. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज क्या होता है। तो रिसर्च रिपोर्ट जिसे हम थीसिस भी बोलते हैं, सो थीसिस का फर्स्ट पेज होता है टाइटल पेज, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन टाइटल पेज के बाद आता है आपका इंडेक्स। इंडेक्स जैसे आपने आपकी बुक्स में देखा होगा कि कंटेंट लिखा होता है और कौन सा कंटेंट और कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है आपको ये प्रॉपर मेंशन होता है, ऐसे ही थीसिस में और रिसर्च रिपोर्ट में रिसर्चर इंडेक्स लिखते हैं। सो इंडेक्स आपके टाइटल पेज के बाद आता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पर आपका ऑप्शन ए और बी गिवन है अपेंडिक्स एंड बिब्लियोग्राफी। तो ये आपके रिसर्च रिपोर्ट के और थीसिस के ये एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आते हैं। अपेंडिक्स में रिसर्चर क्या करते हैं, उनका जो प्रॉपर टॉपिक होता है उस टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ताकि दूसरे रिसर्चर उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आगे रिसर्च परफॉर्म करे, दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। अपेंडिक्स आपके रिसर्च रिपोर्ट का फर्स्ट पेज नहीं होता है। देन बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एक सेट ऑफ और यू कैन से बिब्लियोग्राफी एक रेफरेंस होता है, लिस्ट ऑफ रेफरेंस। तो रेफरेंस क्या होता है, जिसमें रिसर्चर कोई और रिसर्चर का इंफॉर्मेशन और कंटेंट अपने रिसर्च में यूज करता है, सो रिसर्चर उनका प्रॉपर नेम मेंशन करता है, सो उसे हम कहते हैं रेफरेंस, और एक लिस्ट ऑफ रेफरेंस और सेट ऑफ रेफरेंस को हम कहते हैं बिब्लियोग्राफी। दैट्स व्हाई यहाँ पर बिब्लियोग्राफी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, बिकॉज बिब्लियोग्राफी भी आपके रिसर्च रिपोर्ट का और थीसिस का फर्स्ट पेज नहीं होता है, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी टाइटल पेज। टाइटल पेज आपके रिसर्च रिपोर्ट का थीसिस का फर्स्ट पेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द प्राइमरी डेटा कलेक्शन सोर्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए कौन सा सोर्स होता है। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया था उसी क्वेश्चन का एप्लीकेशन हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। ओके, सो लेट्स लुक एट ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपको गिवन है गवर्नमेंट पब्लिकेशन। गवर्नमेंट पब्लिकेशन जो कि गवर्नमेंट का डेटा होता है और वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ऐसा डेटा जो ऑलरेडी अवेलेबल हो वो सेकेंडरी डेटा के अंडर आता है, नॉट इन प्राइमरी डेटा, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी बुक्स एंड जर्नल्स। बुक्स एंड जर्नल्स में भी जो भी पुराने रिसर्चर ने रिसर्च किया था पर्टिकुलर टॉपिक पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और जो बुक्स एंड जर्नल्स ये भी आपका सेकेंडरी डेटा के अंडर आएगा, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी इंटरव्यू मेथड। सो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, सो वन ऑफ द सोर्सेज इंटरव्यू मेथड। सो इंटरव्यू मेथड के थ्रू रिसर्चर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है कि जो रिसर्चर खुद ही कलेक्ट करे, उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, dash refers to information that is generated to meet the specific requirements of the investigation at hand. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा डेटा होता है जिसमें रिसर्चर अपने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई इंफॉर्मेशन जनरेट करता है। ओके, सो उस डेटा को हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो स्टूडेंट्स, अगेन इस क्वेश्चन में भी आपके लिए एक की वर्ड है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, जनरेटेड। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर ने इंफॉर्मेशन जनरेट किया है। तो जब भी कोई न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर जनरेट करता है वो प्राइमरी डेटा के अंडर आता है। ओके, अब रिसर्च में दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है आपका प्राइमरी डेटा एंड द सेकेंड इज सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें रिसर्चर खुद ही डेटा को या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। ओके,
एंड द सेकेंडरी डेटा जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, ऑलरेडी पब्लिश डेटा होता है, या फिर कोई पुराने रिसर्चर ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी जो रिसर्च की होती है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। सो हियर रिसर्चर ने कोई इंफॉर्मेशन जनरेट की है, कुछ न्यू इंफॉर्मेशन रिसर्चर ने खुद ही जनरेट की है, सो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट, डैश इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के लिए सबसे ज्यादा कौन सा टर्म और कौन सा टूल यूज किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म होता है जो डेटा को डिस्क्राइब करता है बाय आइडेंटिफाइंग द मिडिल वैल्यू इन दैट डेटा। सो डेटा की बीच या फिर मिडिल वैल्यू को सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करता है। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी मेजर करने के लिए बहुत सारे टूल होते हैं, जैसे मीन, मीडियन एंड मोड, और सबसे ज्यादा यूज होने वाला टर्म होता है मीन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन बी गिवन है रेंज। रेंज क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू, उसको हम कहते हैं रेंज। सो यहाँ पर रेंज आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। देन आपको ऑप्शन सी गिवन है लोएस्ट वैल्यू। अगेन लोएस्ट वैल्यू भी सेंट्रल टेंडेंसी मेजर को डिस्क्राइब करने के लिए टूल नहीं होता है, दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मीन। नेक्स्ट, डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अ वेरिएंस टू थ्योरेटिकल वेरिएंस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है ऐसा कौन सा स्टैटिस्टिकल टूल है जो हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस और थ्योरेटिकल वेरिएंस को। तो उस स्टैटिस्टिकल टूल को हम कहते हैं chi-square टेस्ट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कुछ आपको याद नहीं रखना है, ऐसा कौन सा टूल होता है जो कंपेयर करने के लिए यूज होता है ऑब्जर्वेशनल वेरिएंस टू द थ्योरेटिकल वेरिएंस, उसका आंसर हो जाएगा आपका chi-square टेस्ट। ओके, नेक्स्ट, टाइप 2 एरर अकर्स व्हेन। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर कब होता है। सो अगेन हम इस क्वेश्चन को इस टेबल के हेल्प से सॉल्व करेंगे। सो हियर ऑप्शंस की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द नल इज ट्रू बट वी रिजेक्टेड। सो हम टेबल में देखेंगे, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ओके, मीन्स आपको यहाँ पर फर्स्ट रो में देखना है, जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और हमने इसको रिजेक्ट कर लिया, तो ये कौन से टाइप का एरर होगा? टाइप 1 एरर होगा ये। ओके, ये टाइप 2 एरर नहीं होगा, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन बी, द नल इज फॉल्स एंड वी रिजेक्टेड। ओके, सो मीन्स आपको यहाँ पर अभी इस टेबल में सेकेंड रो में देखना है। सो नल हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, फॉल्स है और आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, मीन्स आपका जो डिसीजन है वो करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन बी में कोई एरर ही नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज अगेन इनकरेक्ट। देन ऑप्शन सी, द नल इज ट्रू एंड वी एक्सेप्ट इट। सो अगेन आपको यहाँ पर टेबल में देखना है और यहाँ पर आप फर्स्ट रो में देखेंगे, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आप उस नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर ले रहे हो, दैट मीन्स आपका जो डिसीजन है ये करेक्ट डिसीजन है। अगेन ऑप्शन सी में कोई एरर नहीं है, दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। देन ऑप्शन डी, द नल इज फॉल्स बट वी एक्सेप्ट इट। क्या हो रहा है यहाँ पर? नल हाइपोथेसिस फॉल्स है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट कर ले रहे हो। जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है और आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसे हम कहते हैं टाइप 2 एरर। सो यस, टाइप 2 एरर occurs when null hypothesis is false and we accept it. So here option D is the right answer. null hypothesis false होती है, null hypothesis गलत होती है, फिर भी हम उसको accept कर ले रहे हैं, so that is known as type 2 error. So here option D is the right answer. Moving on to the next question. The method by which a sample is choosing referred as. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि सैंपल चूज करने के मेथड को हम क्या कहते हैं। सो उसे हम कहते हैं सैंपल डिजाइन। ओके, तो सैंपल डिजाइन में भी आपके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे आपका फर्स्ट स्टेप होता है टारगेट पॉपुलेशन। आपकी कौन कौन से, आप किस पॉपुलेशन पर आप स्टडी करने वाले हो, आप पहले वो सिलेक्ट करते हो। देन सेकेंड स्टेप में आप सैम्पलिंग फ्रेम बना लेते हो।
सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है? जिसमें आप एक लिस्ट बनाते हो और उस लिस्ट में कुछ लोगों के नेम होते हैं। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आप सैम्पलिंग टेक्निक डिसाइड करते हो। मीन्स आप किस मेथड से सैंपल को सिलेक्ट करोगे और फिर जो भी आपने मेथड लिया होता है जैसे रैंडम सैम्पलिंग, तो आप रैंडमली इस लिस्ट में से लोगों को सिलेक्ट कर लोगे। ओके, एंड देन लास्ट में आप सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सैम्पलिंग डिजाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फ्रॉम थ्योरी टू लॉजिकल कंक्लूजन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है आप कौन से ऑप्शन के थ्रू थ्योरी से लॉजिकल कंक्लूजन फाइंड आउट करते हो। सो स्टूडेंट्स रिमेंबर, हम थ्योरी से लॉजिकल कंक्लूजन्स हम क्वांटिटेटिव रिसर्च में फाइंड आउट करते हैं। ओके, सो क्वांटिटेटिव रिसर्च आपके डिडक्टिव रिसर्च में आता है, डिडक्टिव रीजनिंग में आता है, जिसे हम कहते हैं DGP। ओके, जैसे आप कोई जनरल थ्योरी को प्रूव करने की कोशिश करते हो, जनरल थ्योरी से कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी इंडक्शन। इंडक्शन आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। क्वालिटेटिव रिसर्च आपकी इंडक्टिव रीजनिंग होती है, जिसे हम कहते हैं IPG। मीन्स आप कोई पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से कोई जर्नल थ्योरी डेवलप करते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इंडक्शन में आप कोई थ्योरी को कंक्लूजन्स, थ्योरी से कोई कंक्लूजन्स फाइंड आउट नहीं करते हैं, ना ही कोई थ्योरी को प्रूव करते हैं, बल्कि आप थ्योरी डेवलप करते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन B incorrect हो जाएगा। Again option C is also incorrect. So here correct option is option A, deduction. Next, a blueprint of research work is called. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है blueprint of research को हम और क्या कहते हैं। So remember students, blueprint of research को हम कहते हैं research design. So research design क्या होता है? research design में आप सब कुछ पहले से प्लान कर लेते हो कि आप आपकी रिसर्च में क्या क्या करने वाले हो। ओके, ब्लूप्रिंट का ही मतलब होता है कि प्लान। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये डिसाइड कर लूंगी कि रिसर्च करने से पहले मैं किन मेथड से डेटा को कलेक्ट करूंगी, कौन कौन से टेक्निक्स यूज करूंगी, कैसे डेटा को कलेक्ट करेंगे, बाय इंटरव्यूज और बाय ऑब्जर्वेशंस। ओके, सो ये सारे चीजें हम पहले ही से डिसाइड कर लेते हैं। सो उसे हम कहते हैं ब्लूप्रिंट और रिसर्च डिजाइन। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। So here correct option is option B, research design. Moving on to the next question. Analysis of variance is a statistical method of comparing the dash of several population. इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जो कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है। ये मेथड हम क्या कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको पहले पता होना चाहिए कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता क्या है। सो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जिसको हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। ओके, एनालिसिस ऑफ वेरिएंट को हम कहते हैं एनोवा। ओके, ये टेस्ट हम यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए मीन ऑफ 3 और मोर पॉपुलेशन, जैसे कि आपको इस क्वेश्चन में गिवन है सिवरल पॉपुलेशन, तो दिस इज नोन एज एनोवा। तो 3 या फिर 3 से ज्यादा, इसको हम कहते हैं सिवरल पॉपुलेशन के मीन्स को कंपेयर करने को हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस को हम कहते हैं एनोवा टेस्ट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मीन्स। ओके, एंड अपेंडिक्स इज, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है हमें अपेंडिक्स क्या होता है। सो स्टूडेंट, जिसके आप देख रहे हो क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। मैंने अपने लेक्चर में भी आपको ये बताया था। अपेंडिक्स हम थीसिस राइटिंग में लिखते हैं। सो अपेंडिक्स थीसिस राइटिंग के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है, जिसमें रिसर्चर अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा नॉलेज अपेंडिक्स में लिखते हैं, ताकि दूसरे रिसर्चर उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर सके या फिर दूसरे लोग उस कॉन्सेप्ट को इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, और दूसरे रिसर्चर उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज कर आगे रिसर्च परफॉर्म करें। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, एंड एडिशनल टू बुक और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी मैटर। देन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी गिवन है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है? जो ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज रिसर्चर अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यू और कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी आपको गिवन है डेट ऑफ फर्स्ट पब्लिकेशन। सो हम अपेंडिक्स में ये भी नहीं लिखते कि आपकी रिसर्च कब पब्लिश हुई है। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, द आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री। अपेंडिक्स में हम हिस्ट्री नहीं लिखते हैं, अपेंडिक्स में बस जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है रिसर्चर की वो लिखते हैं, ना कि कोई हिस्ट्री को लिखते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज
ऑप्शन ए एन एडिशनल टू अ बुक और डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एक्सप्लेनेटरी मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन मीडियन एंड मोड इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मीन मीडियन एंड मोड क्या होता है। सो मीन मीडियन एंड मोड दे आर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब हमें फाइंड आउट करना है कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। ओके, सो सेंट्रल टेंडेंसी आपके डेटा के सेंट्रल या फिर टिपिकल वैल्यू को भी कहते हैं। ओके, अब जैसे कि इस डायग्राम में मीन मीडियन एंड मोड ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। ओके, सो मीन मीडियन एंड मोड बेसिकली आपके डिस्ट्रीब्यूशन या फिर आपके डेटा की सेंट्रल वैल्यू को बताता है। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if more than two values are there for analyzing mean difference then which test is to be used। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि हम कौन सा स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज करेंगे जब हमें दो से ज्यादा ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एनोवा, बिकॉज एनोवा टेस्ट ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम मोर देन टू ग्रुप्स के मीन को कंपेयर करते हैं। ओके, जब भी हम दो से ज्यादा ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे, और जब भी हम सिर्फ दो ग्रुप के मीन को कंपेयर करते हैं तब हम टी टेस्ट एंड जी टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में इस टॉपिक से 2 to 4 क्वेश्चंस आते ही है। आप पेपर में आप इस टॉपिक से 2 से 4 क्वेश्चन आप देख ही लोगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने अपने नोट्स में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, आप जरूर उसको देख लीजिएगा। फॉर दिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एनोवा टेस्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल ग्रुप इज अ टर्म यूज्ड इन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम किस रिसर्च में यूज करते हैं। सो कंट्रोल ग्रुप ये टर्म हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज करते हैं। अब कंट्रोल ग्रुप क्या होता है हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमें पता है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में दो वेरिएबल्स होते हैं आपके, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड नेक्स्ट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर आपका वाटर एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज प्लांट ग्रोथ। आपको देखना है कि वाटर का क्या इफेक्ट हो रहा है प्लांट की ग्रोथ पर। अब इस केस में क्या हो जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल्स आ जाएंगे जैसे विंड, टेम्परेचर, सनलाइट। ओके, ये सारे आपके एक्स्ट्रा वेरिएबल हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ये वेरिएबल एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में स्टडी का पार्ट तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी ये डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करते हैं। ओके, तो इस केस में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में एक टर्म आ जाता है और एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल। तो रिसर्चर क्या करते हैं, इन एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल, और इसे हम कहते हैं कंट्रोल ग्रुप्स। ओके, सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो कि है आपका इस केस में विंड और सनलाइट, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल या फिर कंट्रोल ग्रुप्स। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट, DOI स्टैंड्स फॉर। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि DOI का फुल फॉर्म क्या होता है। सो पहले तो हम जानते हैं कि DOI होता क्या है। सो जब भी रिसर्च अपने रिसर्च को ऑनलाइन पब्लिश करता है तो उसको एक नंबर मिलता है, उसको हम कहते हैं डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। सो अगर किसी को भी आपका या फिर रिसर्चर का आर्टिकल फाइंड करना है तो वो DOI नंबर के थ्रू आपके आर्टिकल को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर DOI का फुल फॉर्म होता है डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। हियर द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ई जर्नल इज डेटाबेस। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शन में से कौन सी जर्नल एक डेटाबेस है। अब डेटाबेस होता क्या है पहले हम ये जानेंगे। तो डेटाबेस जहां पर बहुत सारे जर्नल्स और आर्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं
और रिसर्चर यहाँ से अपने रिसर्च के लिए आर्टिकल्स फाइंड आउट करते हैं, सो उसे हम कहते हैं डेटाबेस। सो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन बी जर्नल ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी और सी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों भी आपके साइंटिफिक जर्नल्स है, या दैट्स वाई यहाँ पर आपका दोनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे। देन ऑप्शन है स्कॉपस। यस, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। स्कॉपस एक ऐसा डेटाबेस है जहां से रिसर्चर अपने आर्टिकल्स को फाइंड आउट करते हैं, और स्कॉपस इज ओन्ड बाय एल्सेवियर कंपनी। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए स्कॉपस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sampling methods is based on probability? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी सैम्पलिंग आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए गिवन है कोटा सैम्पलिंग, ऑप्शन सी जजमेंट सैम्पलिंग, ऑप्शन डी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। सो ये तीनों भी सैम्पलिंग आपके नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में आता है। मेथड्स के टाइप है ये तीनों भी, जहां पर रिसर्चर अपने जजमेंट्स, अपने ओपिनियंस और कन्वीनियंस को आगे रखकर पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। दैट्स वाई यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, सी एंड डी तीनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि कौन सा सैम्पलिंग मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप होता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इट इज द टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होता क्या है, हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। सो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में रिसर्चर एक हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन लेते हैं। इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन को रिसर्चर होमोजीनियस पॉपुलेशन में कन्वर्ट करते हैं और होमोजीनियस ग्रुप्स में कन्वर्ट करते हैं, और इस ग्रुप में से रैंडमली सैंपल्स को सेलेक्ट करते हैं। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में रिसर्चर अपने कन्वीनियंस, अपने जजमेंट, अपने ओपिनियन को आगे नहीं रखते हैं, बल्कि रैंडमली पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का टाइप होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.